हेलो व्यूवर्स। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज चेरनोबिल डिजास्टर। क्या ये वाकई में भूतों का शहर है? रेड फॉरेस्ट क्या है? और व्हाट इज़ एलिफेंट फुट, इसके बारे में जानेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में आज वीडियो में हम आगे देखेंगे, लेकिन ये चीज़ जानने से पहले आप हमको देखना होगा कि चेरनोबिल क्या है। चेरनोबिल एक जगह का नाम है जो पड़ती है यूक्रेनियन एसएसआर में। उस समय ये यूक्रेनियन एसएसआर था और आज के टाइम पे ये यूक्रेन है। यूएसएसआर क्या है? यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आज आज इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि ये उस समय का रूस था। हाँ, इसके लिए अगर आप मुझे कमेंट में कहोगे तो मैं यूएसएसआर पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ अ चेरनोबिल डिजास्टर। चेरनोबिल डिजास्टर एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था जो 26 अप्रैल 1986 को रात को 1:23 पर घटित हुआ था। ये बहुत ही डेंजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। ये इंसिडेंट उन दो दुर्घटनाओं में से एक है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना स्केल के 7वें स्थान पर पद दिया गया है। पहले स्थान पर तो ये खुद है, दूसरे स्थान पर आता है फुकुशिमा डाइची परमाणु दुर्घटना जो जापान में स्थित है। ये इंसिडेंट इतना खतरनाक था कि ये 400 गुना ज़्यादा है हिरोशिमा और नागासाकी से। इसमें इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल था कंपेयर टू हिरोशिमा और नागासाकी। उस समय के यूएसएसआर सोवियत संघ को इस जगह को क्लीन अप प्रोसेस रेडियो एक्टिव से फ्री करने के लिए, जो रेडियो एक्टिव के कण पूरे इस एरिया में फैल गए थे, 30 किलोमीटर के एरिया में रेडियो एक्टिव के कण जो फैले थे उसको क्लीन अप करने के लिए यूएसएसआर को का खर्चा था 1.8 करोड़ सोवियत रूबल, जिनको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ लगभग 5 खरब इंडियन रुपीज़ बनेंगे। इतना खर्चा सोवियत रिपब्लिक को उठाना पड़ा था उस समय। ये कारण भी एक मुख्य कारण माना जाता है सोवियत संघ के विभाजन के लिए। चलिए तो अब बात करते हैं कि चेरनोबिल में ब्लास्ट हुआ क्यों। ब्लास्ट होने का मेन कारण था ड्यूरिंग सेफ्टी टेस्ट। मतलब एक्सीडेंट कब हैपन हुआ? एक ड्यूरिंग सेफ्टी टेस्ट हो रहा था जो रूटीन में होता था, और इसके कारण क्या थे? रिएक्टर का डिज़ाइन फेलियर और ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर मतलब साइंटिस्ट ने कुछ बेसिक्स ज़रूरतें थी जो पूरी नहीं की, बेसिक नीड्स का ही ध्यान नहीं रखा, तो इस कारण से ये फेलियर हुआ था। और ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन था जो जिसका काम था बिजली उत्पन्न करना, और ये RBMK टाइप था। ये न्यूक्लियर में कोई टाइप है, RBMK टाइप का ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। 4 पावर स्टेशन थे। चौथे रिएक्टर नंबर 4 में ये ब्लास्ट हुआ है। एक ड्यूरिंग सेफ्टी टेस्ट रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब साइंटिस्ट को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ होगी, ये रिएक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो एक वर्कर इमरजेंसी बटन दबा देता है। इमरजेंसी बटन दबाने से होगा क्या कि कंट्रोल रोड नीचे आ जाएंगी रिएक्टर के अंदर, और वो जो सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा था उसको रोक देंगी। लेकिन वो हुआ नहीं और वो एक ब्लास्ट में बदल जाता है। इस ब्लास्ट के सीधे संपर्क में 2 साइंटिस्ट आए थे जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, और 2 साइंटिस्ट बहुत बुरी तरह से जल गए थे जो हॉस्पिटल जाके जिनकी डेथ हो गई थी। इस ब्लास्ट के सीधे संपर्क में कुल मतलब लगभग 100 से कम डेथ हुई थी। लेकिन इसका लॉन्ग इम्पैक्ट था, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो 30 किलोमीटर के एरिया में परमाणु कण फैल गए थे। रेडियो एक्टिव किरणें चारों तरफ फैल गई थी 30 किलोमीटर। वो ग्रेट ब्रिटेन तक भी पहुंची थी, डेनमार्क भी गई थी, नॉर्वे भी गई थी, जो वो डस्ट होते होते हवा के जरिए। इस न्यूक्लियर ब्लास्ट के ज़्यादातर लॉन्ग इम्पैक्ट देखने को आए। बच्चों को थायराइड कैंसर हो गया, ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव बारिश हो गई, लोगों को कैंसर हो गया, लोगों को बाद में काफ़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। चेरनोबिल के सबसे नज़दीक एक बिग सिटी थी प्रीपेत जो सिटी है उसका नाम प्रीपेत नदी के नाम पे रखा गया है। उसकी कुल आबादी थी उस समय 50,000। उस समय 50 के 50,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया, वहाँ से ले जाकर दूसरी जगह बसाया गया। अब भी आप गूगल पर चेक करोगे ना, प्रीपेत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पर 0 दिखाता है। यही वो शहर है जो भूतों का शहर है। इसी को भूतों का शहर कहते थे। वो आप कह रहे थे ना भूतों का शहर, वो भूतों का शहर, वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है। इन जो ये बंदे थे वहाँ पे सभी बंदों ने विस्थापित कर गए, और वहाँ पर नेचर ने सब कुछ ऑक्यूपाइड कर लिया। वहाँ पर आपको कुत्ते घूमते हुए मिलेंगे, भेड़िए घूमते हुए मिलेंगे, मतलब जो वहाँ के लोकल एनिमल है उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया। उनमें भी हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है उनके DNA में भी, लेकिन इंसानों में ज़्यादा असर हुआ, लेकिन जानवरों में इसका असर कम हुआ रेडियो एक्टिव का। तो प्रीपेत को ही भूतों का शहर कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भूतों का शहर क्या चीज़ है,
क्योंकि वो पूरा वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। आप खुद इन फोटो में भी देख रहे होंगे। इस इंसिडेंट का सीधा असर क्या हुआ, ह्यूमन ने इससे क्या सीखा? ह्यूमन ने इससे इसका सीधा असर गया कि 1989 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर नाम की एक संस्था बनी, जिसका काम है जहाँ पर भी ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उनका सेफ्टी मेजरमेंट चेक करना, समय समय पर उनको चेक करते रहना। और आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि यूक्रेन, ये इंसिडेंट होने के बाद भी 2000 तक भी जो 3 पावर प्लांट चले थे वे फिर भी चलते रहे। वे 2000 तक उनमें पावर सप्लाई जैसे कि वैसे ही बनी रही, यूक्रेन को वो पावर सप्लाई करती रही। लेकिन बाद में डिसमेंटल कर दिया जाएगा इसको 2000, अब हमने फैसला लिया है कि डिसमेंटल कर देंगे 2028 तक। डिसमेंटल का मतलब होता है विखंडित कर देंगे, मतलब उसको बिल्कुल जीरो कर। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि एलिफेंट फुट क्या है। इस स्टोरी में आप एलिफेंट फुट क्या कहाँ पर नज़र आया? एलिफेंट फुट वो है जो मेन पॉइंट था रिएक्टर नंबर 4 जहाँ ब्लास्ट हुआ, उसके जो वेस्ट था, जो न्यूक्लियर वेस्ट था, जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट रह गया उसको एलिफेंट फुट बोलते हैं। क्योंकि वहाँ से अब भी हाईली मात्रा में रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही हैं उसी रफ्तार से, इसलिए इसको एलिफेंट फुट बोला जाता है। और इस एलिफेंट फुट को नॉर्मल वेस्ट बनने में कम से कम 20,000 सालों का समय लगेगा। अब इंसान को ये सज़ा 20,000 सालों तक भुगतनी पड़ेगी। मज़े की बात तो ये है कि हमारे इंडिया में भी कुल 22 न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एक मिनट, वो तो रह गया, रेड फॉरेस्ट क्या है? रेड फॉरेस्ट वैसे कुछ नहीं है। जब न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ, जब वे रेडियो एक्टिव धूल के कण हुए, रेडियो एक्टिव के कण जब उसे एक फॉरेस्ट पे पड़े, तो जो उसके पत्ते हरे थे वे केमिकल रिएक्शन की वजह से रेड हो गए, तो उसी को रेड फॉरेस्ट बोल दिया जाता है।